आपकी होस्ट राबिल और आप इस वक्त रिमशा अंसारी नॉवेल्स पे। मैं आपके लाई हूँ रिमशा अंसारी के न्यू नॉवेल्स। तो अब तक जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। ये और वीडियो के आखिर में अपने रिव्यू से ज़रूर आगे करें, क्योंकि आपके रिव्यू देखकर ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। ये है दीवाना मौसम की किस्त नंबर 19। ये सारा तमाशा क्या था निहाल? रोशनी का बरहान खान से क्या ताल्लुक था? घर आते ही अजहर साहब निहाल से पूछने लगे। निहाल खुद भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। बाबा आप बैठे, मैं आपको सब बताता हूँ। निहाल ने सोफे की जानिब इशारा किया तो अजहर सर असबात में हिला के सोफे पर बैठ गए। निहाल भी इनके सामने आ बैठा। अब तफसील से बताओ सब कुछ, अजहर ने निहाल को मुखातिब किया था। जिसके बाद निहाल ने अपने बाबा को रोशनी और बरहान के मुतालिक सब बता दिया। अजहर सख्त हैरान हो गए। इनकी अकल हैरान थी। इनकी उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे खुद से ये क्या कदम उठा गए थे। रोशनी ने इनके इल्म में लाए बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया था? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। अजहर तैश में आते निहाल पर बरस पड़े थे। बाबा रोशनी ने मना किया था। निहाल शर्मिंदगी से सर झुका गया था। रोशनी ने मना किया था और तुमने मान भी लिया। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो मैं अपने दोस्त को रोज़े महशर क्या मुंह दिखाता, क्या जवाब देता इसे, ये कि इसकी बेटी का मैंने ये ख्याल रखा। अजहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुमने मुझे कहा और रोशनी को शादी के लिए वक्त चाहिए। मुझे लगा उसे जॉब और पढ़ाई के लिए शादी नहीं करनी, लेकिन इसके पीछे ये वजह थी। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ है निहाल। तुमने और रोशनी ने मुझे बहुत मायूस किया है। अजहर अब सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। बाबा ये सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा मैंने नहीं सोचा था। निहाल अफसुर्दगी से बोलने लगा। रोशनी तो नादान है, तुम तो समझदार थे। बजाय इसको समझाने के तुमने इसका साथ दिया। आज बड़ी महफिल के सामने मुझे रुस्वा कर दिया। तुम लोगों ने अब कुछ दिनों तक शादी रोक दो। जब ये मामला ठंडा पड़ेगा तब ही तुम्हारी और रोशनी की शादी होगी। अजहर सख्त लहजे में कहकर अपने कमरे में चले गए थे, जबकि निहाल सोफे पर ढह गया। वो खान हवेली आया तो इसका रफ सा हुलिया देख सब परेशान हो गए। सुर्ख आंखें और बेतके अंदाज में भरे बिखरे बाल, सब के लिए ये बहुत अजीब था। आज तक किसी ने बरहान को ऐसे नहीं देखा था। वो फिट रहने वाला इंसान ऐसा दिख रहा था जैसे इस पर किसी ने दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। बरहान, क्या तबीयत ठीक ही नहीं है बेटा? वो हॉल कमरे में आके सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया था। बीजान मुत्तफिकर होके इसके पास आ बैठी। इसकी आंखें बहुत भारी सी महसूस हो रही थी। बीजान, मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत। इसने थक हार कर बीजान की गोद में सर रखा और अजियत से आंखें मींच ली। रोशनी के साथ बिताए पल, इससे कई गई बातें और फिर इसका बरहान को ठुकराना एकदम ही बरहान की आंखों में घूम गया। फिर एकदम से इसे सिला का ख्याल आया। इसका बरहान के साथ जाने पर इनकार करना याद आया। बरहान ने आंखें मींच ली थी। इसको बात सुनकर बीजान ने मुलाजिमों को तुगनी का नाच नचा दिया था। कोई जूस बनाने भागा तो कोई मेडिसिन लेने। बीजान ने बरहान के माथे पर हाथ रखा। इसका माथा एकदम ठंडा था। पसीने की ठंडी बूंदें इसकी कनपटी तक आ गई थी। बीजान को एकदम ही अपने लाडले की फिक्र हुई। शायद इसका बीपी हाई था। अगले पल बीजान ने इसका बीपी चेक किया तो हैरान रह गई। इसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन इस वक्त तो इसने गुस्सा भी नहीं किया था। फिर इसका बीपी क्यों इतना बढ़ गया था?
बीजान ने फौरन ही इसे बीपी कंट्रोल करने की मेडिसिन दी। मेरे बच्चे, कोई मसला है तो मुझे बता। इसको यूं देखकर बीजान का दिल तड़प गया था। ऑफ वाइट शर्ट के आगे से 2 बटन खुले हुए थे। आस्तीनों की भी बटन खुले हुए थे। बाल गिर के आंखों तक आ रहे थे। चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। बीजान को वो हुलिये से बिजनेसमैन बरहान खान नहीं बल्कि कोई गुंडा मवाली ही लगा। बीजान, बस तबीयत अजीब हो रही है। इसने धीरे से बीजान को देखा, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। उम्र का एक हिस्सा गुजारने के बाद इसे यह एहसास हुआ था कि लोग जैसे ऊपर से दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते। ठीक हो जाएगा बेटा। बीजान इसका सर दबाने की लगी। थोड़ी देर बाद ही दवाइयों की वजह से नींद में चला गया था। लोगों का हुजूम है मगर कोई अपना नहीं है। एहसास हुआ मुझे इस बात का एक मिद्दत के बाद। मैं चाहता रहा इसे दिले जान से। वो पत्थर दिल तोड़ गया मुझे एक मिद्दत के बाद। निहाल ने रोशनी को अजहर का फैसला सुना दिया था। रोशनी ने भी इनकी बात से इत्तेफाक किया था, क्योंकि इस वक्त कई लोग बातें बना रहे थे। इन दोनों की शादी फिलहाल रोक दी गई थी। शीला ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। साथ ही वो इलाके के ही एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी थी। शाम में कुछ बच्चे इसके पास ट्यूशन पढ़ने आ जाते थे। ऐसे करके इसका वक्त अच्छा गुजरने लगा था। रोशनी ने भी दोबारा से जॉब ज्वाइन कर ली थी। निहाल की शादी रुक जाने की वजह से निहाल की शादी रुक जाने की वजह से रबीका भी बहुत खुश थी। वो निहाल को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो मुसलसल नाकाम हो रही थी। निहाल और रोशनी की बातचीत बिल्कुल बंद थी। निहाल बहरान की वजह से रोशनी से सख्त नाराज़ था। रोशनी ने भी इसे मनाने की कोशिश नहीं की थी। हेलो निहाल, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो फ़ौरन? घर पर कोई नहीं है और हमारे घर में शायद कोई छत से आ गया है। मैं अपने कमरे में लॉक करके बैठी हुई हूँ। ऑफिस से आके इसने अभी घर के बाहर बाइक खड़ी की थी जब रबीका की कॉल आ गई। वो आज ऑफिस भी नहीं आई थी। इसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। रबीका, तुम रुको, मैं बस आता हूँ। निहाल ने राब्ता मुनक़ता किया और फिर बाइक पर वापस बैठ गया। रबीका का घर इसके घर से थोड़ा ही दूर था। निहाल ने रबीका के घर की तरफ बाइक भगा ली। शाम ढल चुकी थी। अंधेरे ने आसमान को घेर लिया था। थोड़ी देर बाद निहाल रबीका के घर पहुंच गया था। वो दरवाजे के पास आया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। निहाल को अंदाज़ा हुआ था कि जो भी घर में आया था वो दरवाजे से जा चुका था। निहाल घर में दाखिल हुआ तो सन्नाटा था। रबीका, इसने अंदर आके रबीका को बुलंद आवाज़ से पुकारा था। अगले पल रबीका के कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर डरी सहमी सी रबीका बाहर की तरफ आती दिखाई दी। इसे ठीक देखकर निहाल ने गहरा सांस लिया था जब एकदम ही रबीका भागती हुई इसके पास आई और इसके सीने से लग गई। इसने मजबूती से निहाल की शर्ट अपनी मुट्ठियों से भी दबोची हुई थी। निहाल को एकदम ही इसकी कुर्बत से घबराहट हुई तो इसने रबीका को झटके से खुद से दूर किया। थैंक गॉड निहाल, तुम आ गए, वरना मुझे तो लग रहा था वो लोग मुझे मार देंगे। निहाल के झटके के बायस वो लड़खड़ा के इससे दूर हुई, फिर करीब आते नरम लहजे रख के बोली। निहाल ने सरतापा इसका जायज़ा लिया। वो बेहुदा किस्म का ड्रेस पहनी हुई थी। अगले पल निहाल ने नज़रें झुका ली थी। तुम परेशान नहीं हो, वो लोग जा चुके हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था। अच्छा हुआ तुमने खुद को लॉक कर लिया था। इसकी बात सुनकर निहाल ने सिर्फ तसल्ली दी थी। मैं चलता हूँ, वो कहकर जाने के लिए पलट गया था जब रबीका ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार मेरे घर आए हो, ऐसे ही चले जाओगे? वो मायने खैजी से बोलकर मुस्कुराई थी। निहाल इसके बात समझ ना सका था। फिर कभी आऊँगा, अभी घर में कोई नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। निहाल ने संजीदगी से कहकर दूसरा हाथ आगे बढ़ा के रबीका के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया था। अच्छा, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं बस तुम्हारे लिए जूस लाई। तुम ऐसे जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस 5 मिनट, फिर मैं पक्का तुम्हें नहीं रोकूंगी। रबीका ने इल्तिजाइया लहजे में कहा तो निहाल इस बात में सर हिला के वहीं सोफे पर बैठ गया था।
कि रबीका मकरूपन से मुस्कुराते हुए किचन में जूस लेने चली गई। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद खिड़की के पास आ खड़ी हुई थी। इसकी मोहताजी और बेबसी की ज़िंदगी तमाम हुई थी। अब वो काफ़ी हद तक मजबूत बन गई थी। वो अपनी मर्ज़ी से सो सकती थी, अपनी मर्ज़ी से खा सकती थी और अपनी मर्ज़ी से घूम फिर भी सकती थी। इस पर कोई जुल्म ढाने वाला नहीं था। वो खुल के सांस ले सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो इन लोगों को बहुत याद करती थी जिनके साथ इसने एक अरसा गुजारा था। खाना वेली का ख्याल आते ही इसने फ़ोन उठाया और बीजान को कॉल मिलाई। काफ़ी दिन हो गए थे इसकी बीजान से बात नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी है आप? अगली तरफ से बीजान की आवाज़ सुनकर सिला खुशदिली से बोली थी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम तो कराची जाके हमें भूल ही गई। बीजान ने इससे शिकवा किया था। नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है, रूटीन बहुत टफ हो गई। सुबह स्कूल पढ़ाने जाती हूँ, फिर वहाँ से आके सो जाती हूँ। शाम में बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं। इसके बाद रोशनी आप ही घर आती है तो इनके साथ घर का काम काज करवाती हूँ। खाना तो रोशनी आप ही बनाती है, मगर मैं इनका हाथ बटा देती हूँ। फिर अपनी भी पढ़ाई करनी होती है तो सारा दिन इसी मसरूफियत में गुजर जाता है। सिला ने तफसील से बीजान को अपनी रूटीन बताई थी। रोशनी जॉब कर रही है, रोशनी की शादी नहीं हुई। बीजान हैरान होकर रह गई थी। काफ़ी अरसे से इनकी सिला और रोशनी से दोनों से बात नहीं हुई थी। इन्हें तो लगा था कि रोशनी की शादी होकर ससुराल चली गई होगी और सिला भी इसके साथ होगी। नहीं बीजान, रोशनी आपी की शादी नहीं हुई। सिला सोदगी से बताने लगी। क्यों बेटा, और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? बीजान ने फिर खौफगी का इजहार किया था। हमें लगा कि बड़े खान, मेरा मतलब है कि बारान ने आपको बता दिया होगा। इसने हिचकिचा के बारान का नाम लिया था क्योंकि इसे एकदम से याद आया था कि रोशनी ने कल से इसे समझाया था कि वो अब बारान का नाम लिया करे, इसे खान ना बोला करे। वो कोई इसकी मुलाजिम थोड़ी थी। मुझे बारान ने कुछ नहीं बताया। बीजान अब सख्त परेशान हो गई थी। बारान की हालत भी इसके सामने थी। कई दिनों से वो हवेली में ही थी। सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता था। खुद को इसने एकदम ही उजाड़ दिया था। बीजान, जिस दिन रोशनी आपी की माइयो थी, इस दिन बारान वहाँ हॉल में आए थे तो इनकी और रोशनी आपी के दरमियान काफ़ी बहस हुई। बारान ने भरी महफिल में रोशनी आपी के बारे में सब बोल दिया था। अजहर अंकल भी इस बात से काफ़ी हर्ट हुए, इसलिए कुछ वक्त के लिए शादी रोक दी गई है। सिला ने बीजान की परेशानी देख इन्हें जल्दी से सारी बात बताई थी। रोशनी तुम्हारी बहन है सिला, लेकिन इसने बारान के साथ बहुत गलत किया है। वो बहुत अजीब सा हो गया है, ना बिजनेस पर ध्यान देता है ना खुद पर। इसका बिजनेस भी डूब रहा है। रोशनी ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। एक तरीके से हमारा कोई कसूर ना होते हुए भी रोशनी ने हमसे इंतकाम ले लिया। मेरा बच्चा बारान बहुत टूट गया है। सिला, तुम ही वापस आ जाओ, हो सकता है वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए। बीजान का लहजा एकदम ही नम हो गया था। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बारान रोशनी को लेकर इतना सीरियस था। बीजान, मैं अब कभी इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। बीजान की बात सुनकर वो बोले बगैर ना रह सकी थी। क्यों? बीजान तजवीज़ से पूछने लगी। इस दिन इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इनके साथ चलूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। इन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बार सोच लूं, फिर मुझ पर इनके घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर भी मैंने कहा कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। बीजान, मैं भी जीती जागती इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, जज्बात है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। सिला ने साफ गोई से काम लिया था। इसकी बात सुनकर बीजान हैरान रह गई। जो लड़की कभी अपने मुंह से खाना नहीं मांगती थी, वो अपने हक के लिए लड़ रही थी। बीजान इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ठीक कह रही थी। अगर बारान खान इनका पोता था तो सिला इनकी नवासी थी। वो पोते के लिए नवासी की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। बेटा, खैर छोड़ो। बीजान ये बात छोड़कर सिला से इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गई थी। रबीका ने सोफे पर बैठते हुए निहाल को जूस का गिलास पेश किया था। निहाल ने जूस पिया और जाने के लिए उठने लगा जब रबीका ने इसको आवाज़ दी कर रोका। निहाल, तुम्हारी फ़ाइल मेरे पास रह गई थी,
मैं लेकर आती हूँ। एक काम करो, तुम भी साथ चल लो। वो क्या है ना, मेरी फाइल और तुम्हारे फाइल साथ रखी हुई है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी और तुम अपनी फाइल को आराम से पहचान लोगे। रबीका बोल तो बहुत नरमी से रही थी, लेकिन इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था ये सब किसी साजिश के तहत कर रही है। रबीका का कमरा बिल्कुल सामने थे, इसलिए निहाल ने इसके कमरे की तरफ जाने के लिए ज़्यादा नहीं सोचा। वैसे भी रबीका के कमरे में कितना टाइम लग जाता, यही सोच के वो रबीका के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब निहाल को एकदम महसूस हुआ इसका सर चकरा रहा हो, वो बड़ी मुश्किल से रबीका के कमरे तक पहुंचा था। जब इसको चक्कर आया और वो बेहोश होकर बेड पर गिर गया। इसकी हालत देख रबीका के होठों पर बड़ी गहरी तंजिया मुस्कुराहट आई थी। वो निहाल के पास बैठी और इसे शर्टलेस कर दिया। अब इसका कसरती जिस्म रबीका के सामने था। इसके वर्जिशी बाजुओं को देखते रबीका ने होठों को 27 से सकेड़ा था। वो निहाल के साथ कुछ करने का इरादा तो नहीं रखती थी, लेकिन वो निहाल को ऐसा शो ज़रूर कराना चाहती थी। इसने ड्रेसिंग टेबल से अपना फ़ोन उठाया और होश से बेगाने पड़े निहाल के साथ लगकर मुख्तलिफ जावियों से कई तस्वीर बना ली, जो देखने वालों को कुछ और ही बात साबित कर देती। रबीका ने ये सब कुछ पहले से प्लान किया था, क्योंकि इसके पेरेंट्स आज किसी बहुत ज़रूरी काम के बाइस शहर से बाहर गए हुए थे। इसके घर में कोई घुसा नहीं था। वो सब इसने निहाल को झूठ कहा था और घर का दरवाज़ा भी इसने जानबूझकर खोला था। कुछ घंटों बाद इसकी आंख खुली तो कमरे का मंजर देख चौंक गया, लेकिन अगले ही पल इसकी नज़र अपने बाजू से लिपटी रबीका पर पड़ी, जो बड़े आराम से सो रही थी। निहाल बुरी तरह से उछल पड़ा था। इसने झटके से अपना हाथ रबीका के सर के नीचे निकाला तो रबीका की भी आंख खुल गई। ये सब क्या है रबीका? वो परेशान होकर बेड से उठा, फर्श पर पड़ी अपनी शर्ट उठा के पहनी। तुम ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है निहाल। आज तुम और मैं एक हो गए हैं। रबीका रोमानवी अंदाज में कहते इसके करीब आई और इसके शानों पर अपने दोनों हाथों रख दिए। इसकी बात सुनकर निहाल ने बगैर कुछ सोचे इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। रबीका गाल पर हाथ रखकर रह गई थी। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी रबीका, और हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। निहाल दांत पीस कर इसे जताने लगा। मुझे पता नहीं था तुम अपनी बात से मुकर जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी और अपनी तस्वीरें ले ली थी। अब या तो मुझसे शादी करो या फिर ये तस्वीर तुम्हें घर वालों और रोशनी को दिखा दूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस्तेमाल करके आराम से बैठ जाओगे? रबीका ने भी तलमिला के इसकी बात का जवाब दिया था। निहाल को एकदम इस लड़की से नफरत महसूस हुई। तुम झूठ कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो, निहाल ने चिल्ला के कहा था। रबीका तंजिया मुस्कुराई और फिर निहाल के आगे फ़ोन की स्क्रीन कर दी, जहाँ इन दोनों की तस्वीर चल रही थी। ये तस्वीर देखकर निहाल की तो आंखें फटी की फटी रह गई। रबीका बहुत चालाक लड़की थी। निहाल समझ गया था रबीका ने सब कुछ इसकी बेहोशी के वक्त किया है, लेकिन वो किसी और को ये साबित नहीं कर सकता था कि इस वक्त वो बेहोश था। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है निहाल। जानू, मुझे बता देना शादी करनी है या नहीं, वरना ये तस्वीर मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँगी। फिर तो तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी होगी। रबीका मकरूपन से मुस्कुराई थी। निहाल इसको गुस्से से देखकर मुठ्ठियाँ बीच कर रह गया था। काश वो रबीका के घर आता ही नहीं, या काश वो जूस पीता ही नहीं जिसमें रबीका ने तुम्हें तो मैं देख लूँगा। निहाल दुरुस्त लहजे में से बोलकर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया। अब देखती हूँ निहाल बाबू, मुझसे बचकर तुम कहाँ जाते हो। निहाल की पुष्ट को देखकर रबीका ने एक ज़ोरदार कहका लगाया था। वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा था। इर्द गिर्द चंद स्टूडेंट ही कैंटीन में मौजूद थे। स्टूडेंट छुट्टियों में अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। हैदर ने भी पाकिस्तान वापस जाना था। वो टेबल पर बैठा बर्गर खा रहा था जब आयत कैंटीन में आती दिखाई दी। काफ़ी दिन गुजर गए थे, हैदर की इससे बात नहीं हुई थी।
हैदर इसको मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। आयत को देखते ही हैदर ने इसे नज़रअंदाज करके सर झटका और फिर बर्गर खाने में मशगूल हो गया। आयत इसकी यूं नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितनी दुखी है। हैदर ने नज़र उठा के इसे देखा, फिर नहीं था। आयत चलते हुए इसके करीब आई और फिर घुटनों के बल बैठ के कमर के पीछे क्या हाथ इसके आगे किया, जिसमें से सुर्ख रंग का गुलाब था। आयत की इस हरकत पर हैदर सटपटा के रह गया था। वहाँ मौजूद चंद स्टूडेंट इनकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। हैदर, विल यू मैरी मी? आयत बहुत आस भरी नज़रों से इसका चेहरा देख इसे प्रपोज कर रही थी। हैदर ने एक पल रुक के खुद को नॉर्मल किया और फिर अगले पल इसने आयत के हाथ से फूल लेकर ज़मीन पर फेंक दिया। आयत सरस से उठ खड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता कि तुम कैसी फैमिली से बिलोंग करती हो, क्योंकि शरीफ लड़कियां ये हरकतें नहीं करती। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। आइंदा के बाद अगर तुम यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई हरकत करती दिखी तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैदर ने इसे दुरुस्ती से बोलता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया था, जबकि आयत का नाजुक सा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। वो घर आते ही अपने कमरे में बंद हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रबीका जब अपनी गरी हुई हरकत कर चुकी थी तो ये भी मुमकिन था कि वो फौरन वो तस्वीरें रोशनी को दिखा देती, और रोशनी वो इसकी बात का कभी एतबार नहीं करती, क्योंकि निहाल इससे पहले ही एक बार बोल चुका था कि वो रबीका से शादी कर लेगा। इसने रोशनी को ये बात तो डराने के लिए बोली थी, मगर अब सच में रबीका इसके गले पड़ गई थी। पूरी रात वो यूं ही परेशान रहा था, लेकिन इसे कोई भी हल नहीं मिल सका था, और मिलता भी कैसे। इस बात का हल सिर्फ यही था कि वो या तो रबीका के पास से वो तस्वीर डिलीट कर दे या फिर रबीका से शादी कर ले। रबीका के आवाज़ से वो तस्वीर डिलीट करना बहुत मुश्किल काम था। एक तो पहले ही बारान और रोशनी वाले मसले की वजह से उलझा हुआ था, अब रबीका ने इसके लिए एक और मसला खड़ा कर दिया था। इन सब मामलात की वजह से इसके दिल में रोशनी के लिए मोहब्बत दबती जा रही थी। वो ऑफिस तो आ गया था, मगर बहुत परेशान था। रबीका इसके केबिन में आई तो देखा वो टेबल पर सर गिराए बैठा था। रबीका ने नरमी से अपनी उंगलियां इसके बालों में फेरी तो निहाल ने चौंक कर छोड़ा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? निहाल दबी दबी आवाज़ में बोला था। गुस्से के बाइस का दिल कर रहा था तेज तेज चिल्लाए, मगर ऐसा करके नुकसान इसी का होना था। इससे अच्छी खासी जॉब से हाथ धोना पड़ता। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, और फिर कल जो हमारे दरमियान हुआ इसके बाद तो तुम समझ सकते हो ना। रबीका ने अदा से कहते इसके गुस्से को हवा दे दी। मेरी जान छोड़ने का क्या लोगी? निहाल मजबूर होकर पूछ बैठा। तुम अपना आप मुझे दे दो। रबीका ने निहाल की गाल पर हाथ फेरा, जिसे निहाल ने गुस्से से झटक दिया। जस्ट शट अप, जान से मार दूंगा तुम्हें। निहाल अब आपे से बाहर होता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मार के दिखाओ। मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे हाथों से मर जाऊँ, लेकिन याद रखना मरने से पहले मैं तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ूंगी। रबीका सीने पर हाथ बांधकर तंजिया मुस्कुराई थी। ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। कुछ देर बाद निहाल ने इसको मुखातिब किया। रबीका की तो मानो बांछें खिल गई। कैसी शर्त? वो तजस्सुस से पूछ लगी। हमारी शादी में मेरे या तुम्हारे घर वाले शरीक नहीं होंगे। तुम्हें मेरे लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा। निहाल ने इसके आगे बहुत मुश्किल शर्त रख दी थी। पहले तो रबीका कुछ देर तक सोचती रही, लेकिन फिर इसने निहाल की शर्त मानने का सोच लिया। वो निहाल के प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी कि अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गई थी। मुझे मंजूर है, बताओ कब और कहाँ आना है? रबीका ने फ़ौरन से जवाब दिया था। ये मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी मुझे काम करने दो। निहाल ने इसे टालने के अंदाज में कहा और फिर कुर्सी पर बैठ गया। इसकी बात सुन रबीका
असबाब में सर हिलाती वहाँ से चली गई थी, जबकि इसकी पुश्त को निहाल घूरने लगा। इसके दिमाग में जो चल रहा था वो यकीनन रबीका पर भारी पड़ने वाला था।